हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्योंकि हमने अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक वीडियो लेक्चर डाल दिया था मीटरिंग सर्किट के नाम से। वहाँ हमने पढ़ लिया था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर। तो वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है आज। तो बहुत ही अच्छा लेसन है, अच्छे से सारी वीडियो लेक्चर देख लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का लास्ट वीडियो लेक्चर है, इसको भी ढंग से देखना है, तो आपका हर तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कॉपी पेन लेकर के शुरू हो जाइए मेरे साथ। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट। और जो हमने कैलकुलेट भी किया था, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। तो पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर का जो बेस है वही इसका प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बेसिकली क्या है, कॉइल मूव हो रही है ना, तो कॉइल कब मूव होती है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, इसलिए कॉइल रोटेट होती है, मूव होती है। तो इट इज द बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड सेकेंड वन इज पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है, वर्किंग सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, कंस्ट्रक्शन में अंतर है, वो हम अभी डायग्राम बना के आपको क्लियर कर देंगे। दोनों का ही प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सेम, मैंने क्या बताया था, वही प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ। इसका प्रिंसिपल क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, देखिए प्रिंसिपल किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। whenever a current carrying coil कह दो, लूप कह दो, is placed in magnetic field, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी, उसमें हम करंट फ्लो करने, बात एक ही है ना। ऐसा नहीं करंट फ्लो करके ले जाएं फिर मैग्नेटिक फील्ड रखें, मतलब कॉइल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है, उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होगी, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट। ये हमने बता दिया था, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट एंड कॉइल gets rotated या डिफ्लेक्टेड, ठीक से लिख लेना। ये है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बताया मैंने कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने क्या बताया, कॉइल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में ही रखी होती है, हम उसमें सिर्फ करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें कॉइल पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क लगेगा तो कॉइल रोटेट होती है, कॉइल के ऊपर पॉइंटर लगा होता है तो पॉइंटर रोटेट होता है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, छोटा सा ही था, 2 लाइन का। मैंने कहा यही प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो चलिए, टॉर्क कितना लगता है वो भी हमने निकाल लिया था, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, बड़ा आसानी से याद कर लिया था। फिर हमने वहीं पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो थीटा हमेशा 90 होता है, टॉर्क हमेशा मैक्सिमम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी, इसलिए मैंने कहा ना सीक्वेंस में सारी वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, सीक्वेंस में ही आपको देखने, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए, इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मैंने क्या बताया, दोनों का, तो दोनों गैल्वेनोमीटर है, पाइवोटेड और सस्पेंडेड। प्रिंसिपल एंड वर्किंग, principle and working of both are same
दोनों गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल और वर्किंग सेम है। कौन सा प्रिंसिपल? ऊपर वाला। सब में यही कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ना, नॉट ओनली गैल्वेनोमीटर, इवन वोल्ट मीटर, एमीटर, उनका भी प्रिंसिपल यही है। सभी में, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर, सभी में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर कॉइल प्लेस्ड होती है, ठीक है ना। वो सस्पेंडेड कॉइल में लटक रही होती है और पाइवोटेड में कॉइल फिक्स होती है। जैसे ही उस कॉइल में करंट जाती है तो कॉइल पे टॉर्क लगता है एंड कॉइल गेट्स रोटेटेड। बस यही प्रिंसिपल है सबका। तो प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ बोथ आर सेम। द ओनली डिफरेंस in their construction। अब ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन में भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है बिल्कुल कि अलग अलग चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है वो कन्वीनियंसी के आधार पे, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं जिसमें कॉइल होती है इसमें भूत बैठ जाएगा, अगर सब में कॉइल होती सब में मैग्नेटिक। कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंस वो अपनी अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से है। मतलब ये सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ना, इट इज less convenient but more sensitive। ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है कन्वीनियंट नहीं है, लेस कन्वीनियंट बट मोर सेंसिटिव। और ये मोर कन्वीनियंट but less sensitive। इस वाले गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम होती है लेकिन कन्वीनियंट ज्यादा होता है। इस वाले की कन्वीनियंसी नहीं होती, कन्वीनियंट नहीं होता है, हैंडल करना आसान नहीं होता, लेकिन सेंसिटिव बहुत होता है। कारण उसका ये, अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे तो बताएंगे। इस वाले गैल्वेनोमीटर में कोई प्रॉपर स्केल नहीं होती जिसपे पॉइंटर रन करे, रीडिंग नोट करें हम। इसमें ऑब्जर्वेशंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। तो ये इसका ड्रॉबैक है, कन्वीनियंट नहीं है। डिफ्लेक्शन कहाँ नोट करते हैं? मिरर में देखते हैं डिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? प्रॉपर एक स्केल होती है जिसपे पॉइंटर रन करता है। जैसे ही कॉइल घूमती है तो पॉइंटर उस सर्कुलर स्केल पे दौड़ता है और हम वहाँ से डिफ्लेक्शन नोट कर देते हैं। ये कन्वीनियंट बहुत है, हम लेबोरेटरी में यही यूज करते हैं जनरली। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अब क्लियर होगी। दोनों एक ही हैं। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो अगर क्वेश्चन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना है, दोनों का वर्किंग एक ही है। और अगर सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है तब तो सस्पेंडेड लिखना ही है। दोनों का मतलब एक ही, बस डायग्राम में थोड़ा थोड़ा सा अंतर। उसमें डायग्राम में प्रॉपर स्केल होती है, इसमें तार से लटका होता है और तार पे ही मिरर चिपका होता है। तो उस मिरर में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, समझ गए ना, लैंप की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब सस्पेंडेड को आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही समझिए। मैंने कहा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही हम पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना कि अभी सस्पेंडेड पढ़ाएंगे सर बाद में पाइवोटेड पढ़ाएंगे। दोनों का प्रिंसिपल एक, दोनों का वर्किंग एक है। मैंने क्या बताया? इसमें स्केल होता है सर्कुलर, इसमें स्केल नहीं होता है। बस कई लोग तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही पढ़ाते हैं, उसकी दो पार्ट करते ही नहीं, सस्पेंडेड और पाइवोटेड, बात खत्म, एक ही है। तो चलिए हमने यहाँ पर दो अलग अलग टाइप बता दिए हैं आपको कि सस्पेंडेड कॉइल अलग होता है, पाइवोटेड कॉइल अलग होता है। तो चलिए प्रिंसिपल ऊपर हमने लिख दिया है। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। चलिए इसमें क्या होता है, एक टॉर्शन हेड है या टर्मिनल कह सकते हो। इसी ये वायर निकल रहा है, मतलब इस तरह से होल है, यहाँ से वायर निकल रहा है, टर्मिनल को कर दिया जाता है, वायर फिक्स हो जाता है ऐसे करके। टॉर्शन हेड कहते हैं इसको, टॉर्शन हेड, आप कुछ भी टर्मिनल कह सकते हो। ये टॉर्शन हेड है, यहाँ से एक टर्मिनल निकाल दिया हमने, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं।
कनेक्शन देने के लिए ये टर्मिनल है T1। इस वायर से कॉइल को सस्पेंड कराना, क्योंकि नाम ही सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मान लो इस तरह से ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके अंदर कोर होगा, फ्रेम होगा, तुम समझ जाना यार। इस तरह से कॉइल को सस्पेंड किया गया, ठीक है ना। बहुत सारे टर्न्स बना के कॉइल बनाएगी, आप तो कॉइल समझ लो। लोअर एंड कॉइल का स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग का फर्दर कनेक्शन होता है टर्मिनल T2 से। ये टर्मिनल T2, यहाँ पर एक मिरर चिपका होता है, ये मिरर है। ये जो वायर है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। मतलब जब कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो कॉइल डिफ्लेक्ट होने से ये तार में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा, ऐंठ आएगा। मतलब तार में ऐंठ आना चाहिए, किंग्स नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना। तार मुड़ना नहीं चाहिए, मुड़ गया तार तो कॉइल को रिस्टोर कौन करेगा। तो वायर किसका लेते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, ठीक है ना। तो इस मटेरियल में किंग्स नहीं आते, ट्विस्ट आ जाएगा। और ये कॉइल किस में सस्पेंड कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं तो हमने कॉनकेव शेप ली है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, रेडियल। अगर आपने वीडियो लेक्चर कल वाला पिछला नहीं देखा है तो आप देख ले जाकर के, ये कॉनकेव शेप ली जाती है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल रोटेट होती है तो कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। तो कॉइल पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो चलिए, ये डायग्राम आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन मैं ऐसे ही बोल देता हूं, आप लिख लेना, किताबों में भी लिखा होता है। कंस्ट्रक्शन में कुछ है ही नहीं। इन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, आप क्या देख रहे हैं, अ कॉइल इज सस्पेंडेड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। इतने इस लाइन में लिखने में क्या है, मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। इन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब कॉइल की स्पेशलिटी नहीं बताएंगे कि कोर सॉफ्ट आयरन की होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होनी चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है। जब भी आप कोई कॉइल बनाएंगे, आपने पंखे की कॉइल देखी, कॉइल का मतलब आर्मेचर, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, फ्लक्स में चेंज उतना ही ज़्यादा आएगा, इंड्यूस ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें अंदर की बात है। तो कॉइल इज सस्पेंडेड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड with the help of phosphor bronze wire। phosphor bronze wire आपको दिख रहा है। upper end of the coil is connected to the terminal T1 while the lower end of the coil is connected to the terminal T2 by a spring। upper end of coil या अपर एंड ऑफ द वायर लिख दो यार, इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T1 while lower end of the coil is connected to टर्मिनल T2 वाया स्प्रिंग S। ये स्प्रिंग के थ्रू लोअर एंड किससे टर्मिनल कनेक्ट किया, T2 के। अब मिरर इज पेस्ट, एक मिरर को चिपका दिया। अब मिरर इज पेस्ट ऑन द वायर
अब डिफ्लेक्शन हम इस मिरर में ही ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल is observed in this mirror with the help of lamp and scale arrangement। अरे कमर दर्द होगी लिखने में। ये जो नीचे की लाइन लिखी है, इट इज बेसिकली ड्रॉबैक ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर एज सच कोई सर्कुलर स्केल नहीं दिख रहा है जिस पे पॉइंटर रन कर रहा हो, हम रीडिंग आसानी से नोट कर लेते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग लिखा था दिस सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इज लेस कन्वीनियंट। इसलिए ये कन्वीनियंट है जो लास्ट में लाइन आ गई, ठीक है ना। तो ये था कंस्ट्रक्शन, मोटा मोटा हमने लिख दिया है। अब बात आती है वर्किंग की। इसको नोट करें, कंस्ट्रक्शन को पॉज करके नोट कर लो भाई। चलिए हटा दूं, ओके। वर्किंग में तो कुछ भी नहीं है, 2 लाइन की वर्किंग, इतना सरल। मैंने बताया था कि जैसे ही टर्मिनल T1 और T2 को हम कनेक्ट करेंगे करंट के सोर्स से, मतलब कॉइल में करंट आएगी, वर्किंग की बात हो रही है। जैसे ही हम करंट पास करेंगे इस कॉइल में, इस कॉइल पे क्या लगेगा, टॉर्क बताया हुआ है। करंट पास होगी इसमें कॉइल में, इसमें क्या लगेगा, टॉर्क बीना साइन थीटा। तो एज करंट पास्ड थ्रू द कॉइल देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल is given as tau बराबर बीना साइन थीटा। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ही इस कॉइल में करंट जाएगी तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, टाउ बराबर बीना साइन थीटा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा 90 होगा। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, कैसे पता चला रेडियल है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल पीसेस है, उनकी शेप कॉनकेव है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 कितना होता है, 1। जो टॉर्क लगेगा वो होगा बीना। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछला वीडियो लेक्चर आपने देखा है, नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं है। जैसे ही इस कॉइल में करंट जाएगी, इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा बीना। अब सोचने वाली बात है, जब इस कॉइल पे टॉर्क लगा तो कॉइल ऐसे घूमेगी भाई, घूमेगी कॉइल, कॉइल घूमेगी तो तार में क्या आएगा, एट ट्विस्ट। आपने देखा होगा ना, बचपन में झूला झूलते थे, झूला डाल दिया, बैठ के ऐसे ऐसे ऐंठ लगा रहे थे, फिर अपने पाँव ऊपर उठा लो तो फिर वो ऐंठ क्या करता था, आपको ऐंठ अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता था। आपने ऐसे करके ऐंठ लगाया तो ऐंठ छूटेगा कब, जब आप उल्टे घूमेंगे। तो एग्जैक्टली यहां पर वही चीज हो रही है। जैसे ही कॉइल में करंट दी, कॉइल पे टॉर्क लगा, कॉइल ऐसे घूम गई। कॉइल घूमेगी तो वायर में क्या आएगा, ट्विस्ट। तो एक ट्विस्टिंग कपल, जिसको कह सकते हैं रेस्टोरिंग कपल लगेगा कॉइल पे, जो कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोर करेगा। कॉइल ऐसे घूमी, तार में ऐंठ आया, ऐंठ ने क्या किया, कॉइल को उल्टा घुमाया। समझ गए ना। तो कॉइल को रेस्ट, कॉइल ऐसे घूमी, किसकी वजह से, इस टॉर्क की वजह से। तो ऐंठ क्या कह रहा, नहीं उधर चलो,
इसलिए इसको कहते हैं ट्विस्टिंग कपल को टॉर्सनल कपल या रेस्टोरिंग कपल भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉइल को रेस्टोर करता है। तो कहीं तो कॉइल रुकेगी, करंट की वजह से कॉइल इधर घूम रही, एंड कह रहा है इधर चलो, तो कहीं कॉइल रुकेगी इक्विलिब्रियम में, रुकेगी, वही डिफ्लेक्शन होगा कि कितने एंगल पे रुकी है। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए यहां तक नोट कर लिए, टाउ बराबर बीना, नीचे लिख रहा हूं ड्यू टू दिस टॉर्क coil gets deflected या rotated, coil gets deflected या rotated। अब coil rotate हुई तो क्या होगा? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ coil, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ coil phosphor bronze wire gets twisted, phosphor bronze wire gets twisted, ऐठ आ जाएगा उस तार में, ट्विस्ट आ जाएगा, तो एक ट्विस्टिंग कपल लगेगा कॉइल पे। हटा रहा हूं इसको, फटाफट नोट कीजिए, काफी लिखना पड़ रहा है, थ्योरी का टॉपिक है। चलिए, phosphor bronze wire gets twisted and hence a twisting couple या ट्विस्टिंग टॉर्क कह सकते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क कह सकते हैं, या रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल, एक्ट ऑन द कॉइल विच रेस्टोर द कॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट की वजह से जिस डायरेक्शन में घूम रही थी उसके अपोजिट रेस्टोर करेगा ना, एंड क्या करेगा? उसको उल्टा घुमाएगा। अब सोचने वाली बात है, ये जो रेस्टोरिंग या ट्विस्टिंग टॉर्क लगेगा, ट्विस्टिंग कपल जो लगेगा कॉइल पे एंड की वजह से, वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉमन सेंस की बात है। आप ज्यादा अगर एंड लगाओगे, ज्यादा एंगल से घूम जाओगे तो ट्विस्टिंग कपल भी ज्यादा लगेगा, कम एंगल से घूमोगे तो कम लगेगा। तो ट्विस्टिंग कपल या टॉर्सनल कपल या रेस्टोरिंग कपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ट्विस्टिंग कपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, या ट्विस्टिंग कपल इज इक्वल टू सी फाई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, सी लगा दिया। सी क्या है? रेस्टोरिंग कांस्टेंट कह सकते हो, या ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट कह सकते हो। ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने कितना लिया? फाई, तो कितना हो गया? सी इंटू फाई। यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए अगर ट्विस्टिंग कपल सी है तो फाई एंगल के लिए कितना होगा? सी इंटू फाई। तो सी को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, या रेस्टोरिंग कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो ट्विस्टिंग कपल जो लगेगा वो सी फाई के बराबर लगेगा। देखिए अब आप, ये लग रहा था टॉर्क बी ना इधर, और ट्विस्टिंग कपल किधर लग रहा है? इधर। इक्विलिब्रियम में दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे, बस खेल खत्म। हटाए नीचे वाला, बहुत आसान है। इन इक्विलिब्रियम, इन, ध्यान से समझना, डिफ्लेक्टिंग कपल ने कॉइल को डिफ्लेक्ट किया, ट्विस्टिंग कपल उल्टा ला रहा है, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर करना है। बीना इज इक्वल टू सी फाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। बीना इज इक्वल टू सी फाई, तो आई बराबर क्या आएगा? सी फाई अपॉन बन्ना, बन्ना जी। तो आई बराबर आएगा, आई निकालना तो बी यानी नीचे जाएगा, बन्ना को नीचे भेज दिया,
तो आई बराबर सी फाई अपॉन, वरना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर सी अपॉन बी एन ए, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, के लिख दो, तो आई बराबर के फाई, वेयर या आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। तो जहां के तो आपको पता है, इसको हमने के लिया। मेरे ख्याल से यहां तक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने क्या बताया, वापस एक बार रिकैप दे देता हूं। जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, टर्मिनल्स T1 और T2 की हेल्प से बैटरी कनेक्ट करेंगे, कॉइल पे क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क कितना लगेगा, बीना। उस टॉर्क की वजह से कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट होगी तो वायर में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। ट्विस्टिंग कपल उल्टी तरफ लगेगा, डिफ्लेक्टिंग कपल इधर, ट्विस्टिंग कपल इधर। इक्विलिब्रियम में हमने दोनों बराबर कर दिए, बीना इक्वल टू सी फाई। बराबर कर दिए तो आई बराबर आ गया सी फाई अपॉन बनना। सी अपॉन बनना एक कांस्टेंट है, के ले लिया तो हमने लिख दिया आई बराबर के फाई, या आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, या डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, लेस करंट लेस डिफ्लेक्शन। समझ गए ना? तो चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसमें करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। तो अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर की। चलिए, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जनरल, ना सस्पेंडेड ना, दोनों का मतलब एक ही है भाई, केवल कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। तो हम लास्ट में पाइवोटेड का कंस्ट्रक्शन बना के जाएंगे भाई कि पाइवोटेड क्या होता है, जो लैब में आप काम में लेते हो। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, देखो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, आप उसमें करंट फ्लो करोगे, आप कह रहे हो डिफ्लेक्शन आएगा। अब आप करंट टेके जा रहे हो, उसमें डिफ्लेक्शन हिल ही नहीं रही सुई, इसका मतलब वो सेंसिटिव नहीं है। इफ स्मॉल करंट प्रोड्यूसेस सफिशिएंट डिफ्लेक्शन, इफ स्मॉल करंट प्रोड्यूसेस sufficient deflection in the galvanometer, then galvanometer is said to be more sensitive. क्या बोला मैंने? If a small current produces sufficient deflection, if a small current produces sufficient deflection in galvanometer, then galvanometer is said to be more sensitive. अब दो तरह की सेंसिटिविटी होती है यहाँ पर, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है ना? तो दोनों का छोटा छोटा सा फार्मूला है। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एस आई लिख सकते हो आप यहाँ पर, करंट सेंसिटिविटी। अभी जैसे हमने बताया था, स्मॉल करंट प्रोड्यूसेस सफिशिएंट डिफ्लेक्शन, देन द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिविटी। हमने बताया सेंसिटिविटी ज्यादा होगी अगर करंट कम होगी तभी भी ज्यादा होगी ना। तो सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर, वो कहलाता है करंट सेंसिटिविटी, एस आई, फाई अपॉन आई। यूनिट क्या होगी, डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर। अब ये फाई अपॉन आई अगर देखा जाए इसको, और हम थोड़ा एक स्टेप आगे की बात करें, तो हमने अभी लिखा था आई इज इक्वल टू के फाई, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आई इज इक्वल टू के फाई, कि क्या था, सी अपॉन बनना को हमने के लिखा था ना। तो अगर यहां से फाई अपॉन आई निकालें तो फाई अपॉन आई किसके बराबर होगा, 1 अपॉन के बराबर होगा। अभी इक्वेशन निकाली थी आई बराबर के फाई, तो फाई अपॉन आई 1 अपॉन के। अब 1 अपॉन के क्या होगा, ये के क्या था,
ये किसकी जगह आया था, C अपॉन बनना की जगह K लिखा था हमने, तो अभी 1 अपॉन K दिया जाएगा बनना अपॉन C। तो करंट सेंसिटिविटी बनना अपॉन C, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे करंट सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉइल का ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड पे। ये सब पे डिपेंड करी, जो जो आपको टर्म यहाँ दिख रहे हैं सेंसिटिविटी उन पे डिपेंड कर रही है। तो पूछा जाए कि सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो आपके सामने सेंसिटिविटी का फार्मूला है बनना अपॉन C। तो ये था करंट सेंसिटिविटी। अब एक और आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। कौन सी सेंसिटिविटी मैंने बताई, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको भी पढ़ लेना है थोड़ा सा। वोल्टेज सेंसिटिविटी ध्यान से समझना, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, मेरे दिमाग में आ गया है। वोल्टेज सेंसिटिविटी SV, जैसे करंट सेंसिटिविटी था फाई अपॉन I डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है फाई अपॉन V वोल्टेज। अब ये हो जाएगा फाई अपॉन V की जगह क्या लिखेंगे, IR। तो चेंज कहाँ है, फाई अपॉन I तो यहाँ भी था, यहाँ फाई अपॉन V की वजह से I के साथ R और आ गया, तो सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ R और है, मतलब फाई अपॉन I तो वही चीज रहा ना, करंट सेंसिटिविटी, मतलब करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को। ये फाई अपॉन I क्या है, ये या फाई अपॉन I की वैल्यू डाल दें हम यहाँ पर, फाई अपॉन BNA अपॉन C, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बनना अपॉन C और R। भाई बनना अपॉन C तो ये था, इसमें R ही तो नीचे और आ गया ना एक्स्ट्रा, ये इतना तो वो सेम ही है ना, ये चीज तो नीचे R और यहाँ R और लिख दिया, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला हो गया। अब जो मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन जरूर दूंगा, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है, ये सारा कुछ नोट कर लो। डायग्राम बहुत अच्छा है, हटाने की इच्छा नहीं हो रही लेकिन हटाना पड़ेगा, क्या करें, हटा रहा हूँ डायग्राम भैया। चलिए हमें इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, हमने सारा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ टर्न्स in coil is made double, then how current and voltage sensitivity changes। आंसर की प्रतीक्षा है। अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। चलिए 1 मिनट देखिए, आप बता सकते हैं। जवाब क्या आता है पता है, मैं बताऊं। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ भी दिखते हैं, इसको डबल कर दिया ये डबल हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर भी दिखते हैं, इसको डबल कर दिया ये डबल हो गई। आंसर आता है करंट सेंसिटिविटी एज वेल एज वोल्टेज सेंसिटिविटी बोथ बिकम्स डबल। यही आंसर मिलता है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों डबल हो जाएंगे अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो। हमारा आंसर देखिए, करंट सेंसिटिविटी, अब नहीं मन लग रहा है, बिकम्स डबल। मेरी राइटिंग देख के समझ जाया करो, सर का लिखने का मन है कि नहीं, इसलिए सुन बोल रहा हूँ, वही सुना करो। करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल
इतना तो सही है। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया, डबल हो गया। वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया, आपको लग रहा है ये डबल हो जाएगी, लेकिन देखिए नंबर ऑफ टर्न्स डबल होंगे कैसे। जैसे एक तार है, आपने इसको लपेट के एक टर्न बना दिया, अब आप उसके 2 टर्न करेंगे, उतना ही तार और लपेटेंगे, तभी तो टर्न डबल होंगे ना। तो टर्न डबल होने से तार की लंबाई भी तो आपने डबल काम में ले ली, तो तार की लंबाई डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया होगा। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से रेजिस्टेंस भी कॉइल का डबल हो जाएगा। तो ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया, तो कैंसिल हो गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख देता हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी remains same as by doing number of turns double, its resistance also made double, ठीक है ना। as when number of turns made double, then its resistance, इसका कॉइल का, also becomes double। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, इसलिए नलीफाई हो जाता है फैक्टर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब चलिए बिल्कुल इस चैप्टर की लास्ट चीज, जैसे मैंने बताया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के 2 पार्ट कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। हमने सब पढ़ लिया है कि किस तरह से काम करता है, करंट जाती है, टॉर्क लगता है। हमने बताया था कि ये सेंसिटिव नहीं है सस्पेंडेड कॉइल, और पाइवोटेड कॉइल इज मोर सेंसिटिव। उसके पीछे वजह थी उसका कंस्ट्रक्शन। तो हम पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना देते हैं। तो चलिए इसको हटा देता हूँ, यही बनाएंगे इसी की जगह पर। यही मैंने लिखा था पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, कुछ नहीं है। पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, हमने क्या बताया था कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखा था। काम करने का तरीका तो उसका भी यही है, टॉर्क लगेगा, घूमेगी कॉइल, पॉइंटर घूमेगा। इसमें क्या था, कोई स्केल वगैरह नहीं था, इसमें हमने तरीके से स्केल बना लिया। इस तरह से ध्यान दें, थोड़ा सा अच्छे से बनाओ भाई, क्यों हाथ हिल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कॉइल, इस कॉइल को फिक्स कर दिया हमने 2 पाइवोट से फिक्स कर दिया। ये कॉइल अटक नहीं रही कहीं पर भी। एक स्प्रिंग यहां पर है, इसका कनेक्शन टर्मिनल T1 से है। एक स्प्रिंग यहां पर है, इसका टर्मिनल यहाँ T2 से है। स्प्रिंग लगा सकते हैं आप दोनों तरफ, टर्मिनल T1 T2 नहीं, इधर ही हो। ये तो स्प्रिंग है, इसको इधर फिक्स कर दो, T1 T2 कोई दिक्कत नहीं। इस कॉइल के बेस में क्या लगा, पॉइंटर, और एक सर्कुलर स्केल 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हम लैब में काम में लेते हैं। इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ वही है। जैसे ही टर्मिनल T1 और T2 का कनेक्शन हम बैटरी या सोर्स ऑफ करंट से करेंगे, इस कॉइल में क्या जाती है, करंट। ध्यान रखना ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में बना है, जबकि ऐसा होता नहीं, कॉइल हल्की से ऐसे टिल्टेड होती है। तो कॉइल कैसी होती है, ऐसे टिल्टेड कैसी होती है। तो इसमें जैसे ही करंट जाती है तो कॉइल घूमती है, कॉइल के ऊपर क्या लगा, पॉइंटर लगा है, तो पॉइंटर सर्कुलर स्केल पे घूमता। हम आसानी से रीडिंग, मतलब ये कन्वीनियंट है, आपको दिख रहा ना, रीडिंग यहाँ पढ़ लो। वहां रीडिंग पढ़ने का कोई जुगाड़ ही नहीं था, मिरर चिपका था, कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, मिरर में ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, स्केल आपके हाथ में, आप मान लो किसी का हाथ हिल रहा है, तुम्हारा डिफ्लेक्शन हिलता हुआ दिखेगा। अरे भाई वो बहुत नौटंकी था, तो वो कन्वीनियंट नहीं था एपरेटस। ये कन्वीनियंट है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। इसमें जैसे ही करंट जाती है
टॉर्क लगता है, कॉइल घूमती है, पॉइंटर घूमता है। ऑब्जर्वेशन इज टेकन विद द हेल्प ऑफ लाइट पॉइंटर ऑन दिस सर्कुलर स्केल। तो दोनों का काम करने का प्रिंसिपल एक ही है, समझ रहे, दोनों का काम करने का प्रिंसिपल एक ही है। अंतर केवल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मैंने बताया ना बहुत ज्यादा का ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें वही है। कॉन्केव शेप है, कॉइल है, सब कुछ वही है। कॉइल यहाँ लटक नहीं रही, फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर कॉइल के हेड पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंटर लगा दिया, ताकि सर्कुलर स्केल पे हम ऑब्जर्वेशन आसानी से ले सकें, और कुछ भी नहीं है। तो ये था आज का लास्ट वीडियो लेक्चर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का। तो आप सारी वीडियो लेक्चर देख लें, अगर आपने नहीं देखे गलती से, और अपने नोट्स बना के रख लें, बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, अभी भी बहुत सारी फिजिक्स बाकी है, अभी 5 चैप्टर ही हुए हैं, बहुत सारी फिजिक्स बाकी है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और ऐसे ही सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे, देखते रहें, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।